चलो भाई, तो पीरियडिक टेबल पढ़ रहे थे और हमने आयन सॉरी एटॉमिक रेडियसेस के बारे में पढ़ लिया था काफी कुछ। और मैंने कुछ होमवर्क दिया था। बेसिकली कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आपको बतानी जरूरी हैं, जो मतलब याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। तो इसको मैंने होमवर्क के फॉर्म में दे दिया था आप लोगों को, है ना। बिल्कुल। तो इनके आंसर्स बता दूं मैं तुम लोगों को। बिल्कुल। कुछ प्री रीड करने को बोला था, कर लिया क्या? प्री रीड किसी ने किया है? आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह पढ़ा है? कोशिश करेंगे कि आज आयनाइजेशन एनर्जी पे पहुंच जाए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो मजा भी आएगा थोड़ा। मतलब एनसीईआरटी अच्छी है, इनऑर्गेनिक तो काफी अच्छी है। मतलब समझने की टेंशन मत लो। तुम तो बस पढ़ो और एंजॉय करो उसको। पढ़ा करो, कुछ कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बढ़िया बढ़िया शब्द मिलेंगे सीखने को, वो सीखो और टेंशन मत लो। चलो भाई, तो पहले ये सवाल ही दिया था ना होमवर्क, इससे डिस्कशन शुरू करें। एस ब्लॉक मेटल्स का ऑर्डर, है ना। ठीक है। तो भाई देखो, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त तो साइज छोटा होता है ना। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज छोटा होता है और नीचे जाते वक्त बढ़ता है। तो हमको क्या क्या पता है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग साइज है, और लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीजिंग साइज है। तो इसके हिसाब से जो स्मॉलेस्ट हमारे पास आएगा वो बेरिलियम आएगा, स्मॉलेस्ट, क्योंकि सबसे ऊपर छोटा और सबसे राइट में छोटा। और जो लार्जेस्ट आएगा वो आ जाएगा सीजियम। सीजियम विल बी लार्जेस्ट। अब इसमें क्या है कि इंडिविजुअल ग्रुप्स को और पीरियड को कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इंडिविजुअल ग्रुप में कंपेयर करना है तो डायरेक्ट ऑर्डर आ जाता है अपने पास, ये अपन ने लिखा हुआ है, याद है। इंडिविजुअल ग्रुप में तो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप है, राइट। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे तो। बेटा फ्रांशियम रेडियो एक्टिव इसलिए अपन ने नहीं लिखा, और अपन इनकी बात कर रहे हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं जितना अपने से पूछा गया उनकी। अच्छा, और अगर इंडिविजुअल पीरियड में पूछा जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनना इस बात को, इंडिविजुअल पीरियड में पूछा जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि इंडिविजुअल ग्रुप में दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल पीरियड में दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल पीरियड्स में भी ये ऑर्डर इस तरीके से जाएगा। अगर सबका कंबाइंड पूछ लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत कैसे हो जाती है कि पहले 3 पीरियड तक तो चलता है कि बेरिलियम सबसे छोटा, उससे बड़ा लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, है ना। जैसा नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ट्रेंड चलना चाहिए, ये यहां तक चलता है, कैल्शियम तक। इसके बाद जो है आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन अलग से दे दिया था कि इसके बाद द ट्रेंड गोज लाइक दिस। दिस इज योर नेट ट्रेंड अगर दोनों ग्रुप को इकट्ठा कंपेयर करना पड़े तो। नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, बट अगर कभी पूछ लिया जाए तो हमने डेटा निकाल कर कंपेयर करके ये ऑर्डर बना लिया है अपने पास लिख के रखने के लिए, कि कभी भी जरूरत पड़े तो यहां से आप लोग रेफर कर सकते हो। ठीक है। तो यहां से डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसके बाद से हमारे पास गड़बड़ें शुरू हो जाती हैं। वंस योर डी ब्लॉक गेट्स इंट्रोड्यूस्ड तो दिक्कतें आ जाती हैं। दिव्यांश बेटा नहीं आ रहा कैल्शियम के साथ पोटेशियम, तभी तो बता रहे हैं ये अलग से, कि कैल्शियम से स्ट्रोंशियम और स्ट्रोंशियम से बेरियम और फिर पोटेशियम आता है। ठीक है, इसीलिए तो ये तुमको अलग से सवाल दिया था कि इंडिविजुअल ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल पीरियड में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ भी होल्ड करता है कि ये है। लेकिन अगर इसको स्ट्रोंशियम या बेरियम से कंपेयर करना पड़े तो पोटेशियम बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये लिख लो। और इसका ऑर्डर में लिख देता हूँ, नेट ऑर्डर क्या बन जाएगा इसके साइड में। आई राइट डाउन द नेट ऑर्डर। तो बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट, फिर लिथियम,
फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. दिस इज योर फाइनल नेट ऑर्डर. कोई बात नहीं को बेटा, इट्स ओके. हाँ भाई, लिख लो जल्दी से. फिर अपन डी ब्लॉक पे आते हैं. फिर मैं कुछ तुमसे अभी तक पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसकी रिवीजन के लिए थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ लॉजिकल से. फिर और लाइन थ्रेड कॉन्ट्रैक्शन लिख के अपन इसको खत्म करेंगे. नहीं नहीं, पर बेटा सब में जो चलता था तो अपन अलग से क्यों लिखते, ये जहां दिक्कतें हैं उसको अपन ने अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लिया है कि भाई ये थोड़ी दिक्कतें हैं, तो ये मतलब स्पेशल केसेस हैं, इनको लिख लिया अलग से. हाँ भाई, लिख लिया सबने. मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं, अगले सवाल पे आ जाएं. तो नॉर्मल पीरियड ग्रुप कंपैरिजन में दिक्कत नहीं आएगी. आपको सवाल जब क्रॉस ग्रुप्स पूछ लिए जाएंगे तो कभी कभी दिक्कत आ सकती है. ज्यादातर सवाल आपसे एस पी ब्लॉक या लॉजिकल बेस्ड ही आएंगे, जिनमें आप डायरेक्टली जो आपने सीखा हुआ है अभी तक वो उसको कर सकते हो, वहां तक दिक्कत नहीं आती है. ये बस थोड़े आपको एक्सेप्शंस बताने के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं. तो आई एम होपिंग कि अब सबने लिख लिया है. कुछ लोग कह रहे थे कि उनका बचा हुआ था. डी ब्लॉक में हमको ऑर्डर लिखना था बेटा, और मैंने आपको कल भी कहा था लास्ट लेक्चर में जब अपन उसका पढ़ रहे थे पी ब्लॉक का, कि डी ब्लॉक में थोड़ा सा चीजें आपको याद रखनी ही पड़ती हैं, बिकॉज जेड इफेक्टिव एंड कॉन्फ़िगरेशंस डू नॉट फॉलो प्रॉपर ट्रेंड. याद है, थोड़ा एक्सेप्शन आ जाते हैं अपने पास. क्रोमियम में, कॉपर में एक्सेप्शन आ गए थे कॉन्फ़िगरेशन के, है ना. तो डी ब्लॉक में थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और नीचे आओगे ना तो और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. तो इसलिए डी ब्लॉक को थोड़ा याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे ट्रेंड शो करता नहीं है. तो एस और पी ब्लॉक में हमको ज्यादातर चीजों में दिक्कत नहीं आएगी, वहां बढ़िया से ट्रेंड बन जाते हैं. लेकिन डी ब्लॉक्स में ट्रेंड में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं. अब कभी डी ब्लॉक का सवाल आए तो इसको एक्स्ट्रा सोच के करना पड़ेगा. तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ. क्या ऑर्डर है? लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज कम होता है, राइट. लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज कम होता है. तो नॉर्मली ट्रेंड इसी तरीके से चलता है हमारा क्रोमियम तक. फिर क्रोमियम में जब एक्सेप्शन आता है तो वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है. तो मैंगनीज का साइज बड़ा हो गया क्रोमियम से, तो क्रोमियम पे दिक्कत आ गई एक, तो है ना. एक दिक्कत यहाँ है. बाकी आयरन, कोबाल्ट और निकल के साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाते हैं. मैं इनकी वैल्यू भी लिख देता हूँ. सो यू हैव 126, 125 एंड 125. तो दीज आर वेरी क्लोज. और फिर कॉपर में भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था, तो वहां पर भी ट्रेंड उल्टा आता है. तो ये ट्रेंड आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा डी ब्लॉक में, कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज कम होगा, मैंगनीज एक बीच में दिक्कत करेगा. इन तीनों पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं कि सिमिलर साइजेस के एलिमेंट्स डी ब्लॉक में कौन से हैं 3D सीरीज में. ये आपको ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि आयरन, कोबाल्ट, निकल आर कंपैरेटिवली सिमिलर साइजेस, है ना. बेटा विनोद, अपना नाम जो है वो प्रॉपर रख लो, नहीं तो पैनलिस्ट जो हैं वो तुमको क्लास के बाहर कर देंगे, ठीक है. और ये शाहरुख खान कौन आ गया है आज हमारी क्लास में. बढ़िया रूपांशु, आज पढ़ेंगे अपन आयन शेर जी. एक बार लिख लो बेटा इसको जल्दी से. मैं 4D सीरीज का भी आपको बता देता हूँ. और एक चीज, कभी आपसे कैटायंस के बारे में पूछ लिया गया तो कैटायंस के बारे में पूछ लिया गया तो आपका काम आसान हो जाएगा काफी ज्यादा. प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस ऑन एक्सेप्शन मैक्सिमम नहीं है बेटा. एक्सेप्शंस पे जो बहुत फेमस एक्सेप्शन है उनसे पूछे जाते हैं.
बाकी फिर कम पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको कंपैरिजन बताने के लिए वैल्यूज बता दी हैं कि ये वैल्यूज आ जाती हैं इनके रेडियस की। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, अगर कैटायन बना दिया आपने, इफ यू मेक कैटायंस फॉर 3D सीरीज, तो मैं 4D सीरीज को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूं, मुझे जगह चाहिए, आई नीड सम स्पेस। तो 4D सीरीज को अगर नीचे कर दिया जाए और कैटायन बना दें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अगर उन्होंने कैटायन पे सवाल पूछा, यानी कि स्कैंडियम +2, सबको +2 में बना दिया, स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, तो आपको ट्रेंड बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। इट्स कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, और सिर्फ जिंक बिकम्स ग्रेटर देन कॉपर। सिर्फ जिंक जो है वो 3D10 बनाता है, वो बड़ा आता है, बाकी सब नॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं। क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन को भी देखोगे तो बड़ा बढ़िया सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, 3D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। 4s में से सब में से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, ये बस फुलफिल्ड सबशेल हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बाकी सब आराम से बढ़िया से रेगुलर ट्रेंड शो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयुष बेटा, D5 क्रोमियम कैसे आएगा? क्रोमियम होता है 3D5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो एक यहां से जाएगा और एक यहां से हटेगा, है ना? बिल्कुल। ठीक है, ये लिख लिया। तो मैं 4D सीरीज का भी ट्रेंड बता देता हूँ, इनको अपने रेफरेंस के लिए लिख के रखो नोट के अंदर या क्वेश्चन के फॉर्म में, कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से रेफर कर लेना। तो यहाँ पर रूथेनियम तक कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, रूथेनियम और रोडियम का सिमिलर है, फिर पैलिडियम, सिल्वर और कैडमियम इंक्रीजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट है जो कंपैरेटिवली सिमिलर साइजेस है। तो 4D का याद रखना बहुत ही सिंपल हो जाता है, मतलब 4D में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, निकल पे भी +2 है बेटा, निकल इज ऑल्सो +2। हाँ, निकल +2, ये सारे +2 के कंपेयर करें हमने, ऑल +2 आर कंपेयर्ड हियर। तो यहाँ तक लिख लो, मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे, फिर एक चीज लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन पे मेरे को लिखवानी है तो मैं वो लिखवा दूंगा आपको कि लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर आगे चल के आयनाइजेशन एनर्जी में भी उसको यूज करेंगे। लिखा सब लोगों ने? एक बार लिख लो तो मुझे बता देना बेटा कि लिख लिया है। डन, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। व्हाट कॉजेज द ब्रेक इन ट्रेंड्स? बेटा ये डी ब्लॉक में दिक्कत क्या है कि वैसे तो देखो डिस्कस करने में थोड़ा मेहनत लगेगी, बट मैं शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ डी ब्लॉक में दिक्कत क्या है, कि जैसे पैलिडियम जो है वो D10 हो जाता है, सिल्वर भी D10 हो जाता है, कैडमियम भी D10 है, ये 4s0 होता है, ये 4s1, ये 4s2, सॉरी 5s, मतलब 5s, 5s एंड 5s। अब इनमें भी क्या दिक्कत थी कि ये भी 4s2 है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s का है, अंदर D1 है, तो इनके Z इफेक्टिव्स में दिक्कत आने लग जाती है।
तो डी ब्लॉक में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जैसे क्रोमियम हो जाता है D5 4s1 और फिर मैंगनीज में आता है D5 4s2 और इसके पहले था D3 4s2। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस में दिक्कतें आती हैं। फिर यहाँ आयरन से क्या पेयरिंग चालू हो जाती है, D5 तक हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो D6 D7 D8, तो यहाँ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, इतने फैक्टर्स याद रखने से अच्छा है कि एक छोटा ट्रेंड थोड़ा सा रिवाइज करते रहो तो याद हो जाएगा, वैसे भी कम पूछा जाएगा। ये चीज जरूर आपको पता होनी चाहिए कि दीज हैव सिमिलर साइजेस। अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके ऊपर। 4D के आयंस का ट्रेंड भी वैसे ही बन जाएगा जैसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे ऊपर का है ना वैसे ही बन जाएगा 4D के आयंस का भी। चलो तो एक सवाल करते हैं जो अपन ने पिछली क्लास में किया था उसके ऊपर, जो कुछ हमने नॉर्मली पढ़ा है रेडियस के बारे में, और लॉजिकल सवाल है, मतलब इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना है बस। लिखो क्वेश्चन। इफ द आयनिक रेडियाई ऑफ पोटेशियम प्लस एंड F माइनस, if the ionic radii of potassium plus and F minus are nearly the same, are nearly the same in bracket, that is 1.34 angstrom, bracket closed, then the atomic radii of potassium and fluorine, then the atomic radii of potassium and fluorine respectively are और आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। योर ऑप्शंस आर ए 1.34 एंगस्ट्रॉम and 1.34 angstrom, B 0.72 angstrom and 1.96 angstrom, C 1.96 angstrom and 0.72 angstrom, या फिर D 1.96 angstrom and 1.34 angstrom। बताओ भाई क्या होगा। आपको ऐसा कुछ बोल दिया है कि K प्लस इज इक्वल टू 1.34 इज इक्वल टू F माइनस, तो आपको पूछ लिया है K और F के साइजेस के बारे में, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सी पक्का? अच्छा चलो लॉजिक की बात करते हैं, फिर मैं आंसर पूछ लूंगा आपको बस, है ना भाई। K प्लस और F माइनस का साइज तो हमको दे दिया, सुनना जरा इधर सब लोग, K प्लस F माइनस का साइज दे दिया और हमको K और F का साइज पूछ लिया गया है। वी आर आस्क्ड द साइज ऑफ K एंड F। तो बेटा K प्लस और K के साइज को कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा आएगा? K, है ना। तो इसका मतलब पोटेशियम इज बिगर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और F माइनस और F के साइज को कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा आएगा? F माइनस। दैट मीन्स 1.34 एंगस्ट्रॉम शुड बी मोर देन F। ये दो बातें मिल गई अपने को। तो इसमें कितने ऑप्शन ऐसे हैं जहां पोटेशियम 1.34 से बड़ा है और फ्लोरीन 1.34 से छोटा है? कितने ऑप्शन है? चेक करो जरा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो ये दोनों चीजों को फुलफिल कर रहा है। 1.96 इज ग्रेटर देन 1.34 एंड 0.72 इज लेस देन 1.34। ओनली ऑप्शन
सी। आई बात समझ में? मोहित बेटा, तो सवाल बनाने वाला बेवकूफ नहीं है ना, वो दो ऑप्शन क्यों देगा जब उसे पता है कि तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते। तो दो ऑप्शन क्यों आएंगे? मतलब क्वेश्चन बनाने वाला भी तो सोच समझ के जवाब सब वो देगा ना सवाल तुमको, कि भाई डिसाइड हो पाए। लिखा सबने? हाँ बिल्कुल रूपांशु बेटा, बिल्कुल। बट वो तो सिंगल स्पीशीज के लिए लिखा था ना अपन ने। चलो, तो लेट्स जस्ट राइट वन मोर नोट, फिर हम लोग साइज को खत्म करते हैं, और इसके बाद हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पे आगे बढ़ते हैं, फिर उस पर कुछ सवाल करेंगे। ठीक है? राइट डाउन नोट। लिखो, ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू lengthenide contraction, the size of the size of 4D and 5D series elements are similar and also they have similar properties। इस बात का मतलब क्या है? अपने पास 3D, 4D और 5D सीरीज होती है। 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, उसके नीचे एट्रियम, उसके नीचे लैंथनम आता है, याद है? और उसके नीचे एक्टिनियम, 6D सीरीज। याद है ना सबको? बिल्कुल। अब अपन ने लिखा कि भाई डाउन द ग्रुप जाते वक्त साइजेस बढ़ते हैं। ठीक है, साइजेस बढ़ गए भाई, लेकिन एक सेकंड में एक्टिनियम को यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि हमको 4D 5D सीरीज कंपेयर करना है। तो साइजेस बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप जाते वक्त। अब क्या होता है कि स्कैंडियम से आगे आए टाइटेनियम पर या वेनेडियम पर, और एट्रियम से आगे आए जिरकोनियम या हॉफनियम पर, और लैंथनम से आगे अपन डायरेक्टली यहाँ नहीं आते। याद है? यहाँ पे कुछ गैप आता है। लैंथनम का नंबर होता है कितना था? 57। और फिर यहाँ पे जो अगला एलिमेंट आता है हॉफ, एक सेकेंड, हॉफनियम ऊपर क्यों लिख दिया मैंने? जिरकोनियम के नीचे हॉफनियम आएगा और जिरकोनियम के बगल में नायोबियम आएगा। तो हॉफनियम का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? कितना आता है? 72, बिल्कुल 72। अच्छा, एट्रियम का मैं बताता हूँ। एट्रियम वाज 39 एंड जिरकोनियम वाज 40, स्कैंडियम वाज 21 एंड टाइटेनियम वाज 22। तो क्या होता है कि बेटा यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं आई, साइज बढ़ गया, है ना? लेकिन अब जब यहाँ आते हैं लैंथनम से हॉफनियम या हॉफनियम से आगे टैंटलम जाएंगे, तो दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि बीच में अपने पास आ जाती है लैंथनाइट सीरीज पूरी की पूरी, है ना? लैंथनाइट सीरीज याद है? अपन ने पीरियोडिक टेबल में बनाई थी लैंथनाइट सीरीज। ये खत्म होती है तब फिर वापस यहाँ आते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या आती है? देखो, अपन ने पढ़ा है कि ग्रुप में नीचे जाते तो साइज बढ़ता है, याद है? तो
तो इसमें नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। तो स्कैंडियम का साइज कुछ था, टाइटेनियम का उससे थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर ऐसे करते करते ग्रुप में नीचे आया तो यट्रियम का साइज बड़ा आया, और जिरकोनियम का उससे थोड़ा छोटा आया, तो जिरकोनियम भी टाइटेनियम से बड़ा आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, लैंथनम का साइज बड़ा हुआ यट्रियम से, फिर यट्रियम से थोड़ा छोटा साइज यहाँ आया, और वो छोटे होते गए, साइजेस छोटे छोटे होते गए, और 14 टाइम्स छोटा होके फिर वो हॉफनियम पे आया। तो 14 टाइम्स छोटा होके जब वो हॉफनियम पे आता है तो दिक्कत ये हो जाती है कि फिर हॉफनियम का साइज जिरकोनियम से बड़ा नहीं आता। मतलब हमको यहाँ पे ये याद रखना है कि 4D and 5D series elements are of similar sizes आफ्टर लैंथराइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद वाले एलिमेंट्स के लिए बात है। तो जिरकोनियम और ऑफनियम बोल दिया तो सिमिलर साइज आ जाएंगे। नायोबियम के नीचे टैंटलम बोल दिया तो ये भी सिमिलर साइजेस के आ जाएंगे। और ऐसे आगे भी चले जाते हैं। यू हैव क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ये भी सिमिलर साइजेस के आ जाएंगे। आगे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, दीज आर ऑफ सिमिलर साइजेस। यहाँ बीच में आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, दीज आर ऑफ सिमिलर साइजेस। तो हुआ क्या कि लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मतलब लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लैंथनम में, लैंथनाइड सीरीज में जब हम गए तो यहाँ साइज छोटे होते गए होते गए होते गए। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आए इनके साइजेस अगर लेंथराइट नहीं होते तो जितना होता उससे छोटा हो गया, इसलिए ये कंपेरेबल साइजेस के आ जाते हैं अपने ऊपर वाले एलिमेंट से। तो ये अपने को याद रखना है। 14 टाइम्स मतलब ऐसे थोड़ी 14 टाइम्स मतलब कि जो साइज था उसको डिवाइड बाय 14 कर दिया। अरे 14 टाइम छोटा कहने का मतलब क्या है कि देख, स्कैंडियम से टाइटेनियम जाने में थोड़ा सा छोटा हो रहा था, टाइटेनियम से वेनेडियम जाने में थोड़ा छोटा हो रहा था। तो ये 14 टाइम थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा थोड़ा, ऐसे डिवाइड बाय 14 नहीं हो गया। वो 14 टाइम्स छोटा होने का मतलब 14 बार थोड़ा 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 कम होता गया। तो इसीलिए इन दोनों के साइजेस कंपेरेबल आ जाते हैं। तो दीज आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, दीज आर कंपेरेबल, है ना। कंपेरेबल मतलब जितने बड़े होने चाहिए उतने बड़े नहीं होते। तो ये फिनोमिनन को हम लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे कि भाई चीजें अपने ग्रुप में जैसा ट्रेंड एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं शो कर पाती हैं। क्यों नहीं शो कर पाती हैं? क्योंकि उनमें बीच में 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कम इन बिटवीन। तो वो साइजेस के ट्रेंड को बिगाड़ देते हैं। दीज डिस्टॉर्ट द ट्रेंड ऑफ साइजेस। और ये 14 एलिमेंट और भी चीजों के ट्रेंड बिगाड़ेंगे आगे चल के। तो इस बात को हमने बार बार कहने के लिए कह दिया है कि इसको हम कहते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो डिस्टॉर्शन हो जाता है ट्रेंड में हमारे, इसको कह देते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कि भाई लेंथनाइड्स हैं, ये छोटे होते जाते हैं, 14 एलिमेंट्स थोड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं, तो इसके बाद जो एलिमेंट आता है उसका साइज थोड़ा छोटा आता है। तो दिस वी हैव टू रिमेम्बर, इसलिए हमने इसको नोट में लिख दिया है। तो अब इसको तुम लिख लो जल्दी से। वाई दिस कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस। बेटा ये तो प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता है, साइज का क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बताना जरा आसिम, क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाते तो? डिक्रीज होता है ना। ये मतलब देखो मैं बता देता हूँ इसका मतलब कैसा हो गया कि एक बार बना लो, मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या हो गया। हाँ रूपांशु, ये थोड़े एक्स्ट्रा एलिमेंट है बीच में आ जाते हैं। दिव्यांश आएगा, बीच में एक एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, नहीं नहीं वो वाला नहीं, एक्सेप्शन मतलब लेंथ राइट का पूछ रहा है वो।
दिव्यांश कह रहे हैं कि सर लेंथराइड के ट्रेंड में क्या होता है, लेंथराइड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हैं क्या? नहीं, लेंथराइड के ट्रेंड्स अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है, तो वहां देखेंगे लेंथराइड्स में एक जगह दिक्कत आती है बस, यूरोपियम पे, ईयू पे, वहां पर एक एक्सेप्शन आएगा, बाकी वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ही रहता है। ठीक है, अब मैं समझा दूं, एक बार लिख लिया हो आपने तो कि भाई क्या मतलब क्या है, ये डिक्रीज होने का मतलब क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैभव, लिख लिया? तो मैं तुमको थोड़ा मतलब बता दूं। हाँ देखो, इसका मतलब क्या है, जैसे थिंक इट लाइक दिस, आपके पास भाई पी ब्लॉक में बोरॉन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, हमने पढ़ा है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अगर हम इनको हाइपोथेटिकली डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे, भाई बोरॉन इतना बड़ा था, कार्बन उससे थोड़ा छोटा हो गया, नाइट्रोजन उससे थोड़ा और छोटा, ऑक्सीजन स्लाइटली छोटा, फ्लोरीन छोटा, और नियॉन का वॉन्डरवॉल रेडियस इसलिए बड़ा आ गया। फिर एल्यूमिनियम बड़ा था, फिर सिलिकॉन उससे छोटा हो गया थोड़ा, फिर फॉस्फोरस से थोड़ा छोटा हो गया, सल्फर उससे थोड़ा छोटा हो गया, और क्लोरीन उससे थोड़ा छोटा हो गया। अब मान लो कि ये छह की जगह मान लो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, या बीच में और भी कुछ एलिमेंट होते हैं, लेट्स से हमने नए एलिमेंट डाल दिए, चार नहीं बहुत सारे हैं, तो और थोड़ा छोटा हो गया, और थोड़ा छोटा हो गया, और ये पूरी टेबल जो है ये गायब कर दिया आपने, साइड में रख दी, और इसको यहाँ ले आए। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके एलिमेंट्स थे छः, ये टेबल के अलग चले गए, और ये जंप करके यहाँ आ गया, जो नॉर्मली नहीं होता है। तो बेटा ये वैसे ही कुछ हुआ, देखो यहाँ पे आपके पास लैंथनम रखा था, यहाँ पे आपके पास इट्रियम रखा था, इट्रियम से तो थोड़ा छोटा ये आ गया, और लैंथनम से थोड़ा छोटा जो आना था उसको यहाँ आने की जगह वो नीचे आ गया, जिसको यहाँ नॉर्मली आना चाहिए था वो वहां जाने की जगह नीचे आ गया, और फिर यहाँ से आगे बढ़ते गए तो थोड़ा थोड़ा छोटा होते गए होते गए होते गए, फिर वापस आए। तो इसमें क्या हो गया कि भाई अब ये साइजेस कंपेरेबल हो गए, कि भाई ये नहीं होते अगर एक्स्ट्रा, ये यहाँ नहीं होता, अगर ये एलिमेंट नॉर्मली रखे होते तो इसको यहाँ आना था, और इस सबको यहाँ जाना था, बट ये नीचे आ गए और इसको यहाँ खिसका दिया, तो दिक्कत हो गई। तो ये जो डिक्रीमेंट इन साइज हुआ ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिक्रीमेंट हुआ, इसको कहते हैं लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब थोड़ा बेटर क्लियर है सबको कि क्या बात कह रहा था मैं, है ना? तो अब देखो, अब इसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, मतलब ये कितना होता है ये तो डेटा से ही मिलेगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बट ये इसका इफेक्ट है कि भाई ये कंपेरेबल हो जाते हैं। अच्छा, ये दोनों कंपेरेबल क्यों नहीं हो, ये भी समझ में आ गया ना? हमने जब ऑर्डर लिखा तो हमने यहाँ कोई दिक्कत नहीं करी, है ना? इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो कोई खिसका ही नहीं ना, ये खिसक गए 14 एलिमेंट्स, नहीं तो ये नॉर्मली यहाँ थे, ये आ गए, तो बस इसलिए दिक्कत हो गई। तो इनके बाद ही दिक्कत आएगी, ठीक है, आफ्टर लेंथ राइट्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, आगे बढ़े बच्चों, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर नाउ, है ना? डायग्राम से क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, लेंथ राइट कॉज प्रॉब्लम्स, दे डू कॉज प्रॉब्लम्स, है ना? तो ये डायग्राम मैं क्लियर कर देता हूँ, और इसी का एक एप्लीकेशन और बता देता हूँ कि भाई ये लेंथ राइट और एक्टिनाइट की वजह से और कहाँ दिक्कत आती है। तो इन पे सवाल कभी कभी पूछे जा सकते हैं, या आपको कहीं रेफरेंस में मिल सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको नोट में लिखवा दिया है। ये नोट का एक पॉइंट हो गया, इसको नंबर 1 कह देते हैं। डायग्राम बनाना है क्या? मैंने हटा दिया यार। बिल्कुल, दिस ऑल्सो हैपेंस इन एक्टिनोइड्स, तो वही बता रहा हूँ बेटा आपको, एक्टिनोइड्स के साथ भी होगा, लेकिन एक्टिनोइड्स के साथ क्या होगा कि वो फिर ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स को इफेक्ट करेंगे। तो लिखना जरा, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। सेकंड पॉइंट, size of last two elements of group, size of last two elements
of groups are also either similar or only slightly larger due to lengthened contraction. अच्छा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा काम क्यों नहीं आता हमारे? क्योंकि एक्टिनाइड के बाद जो एलिमेंट आते हैं वो ट्रांस यूरेनियम मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो उन पर ज्यादा स्टडी करते नहीं है, तो इसलिए उन पे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, उनको ज्यादा हम स्टडी भी नहीं करेंगे, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे अलग से। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है कि सीजियम और फ्रांशियम जो है वो सिमिलर साइजेस के आते हैं लगभग। सीजियम इज सिमिलर टू फ्रांशियम, या फिर बेरियम इज सिमिलर टू रेडियम, और इंडियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन थैलियम। तो ये आखिरी दो दो एलिमेंट्स हैं अपने अपने ग्रुप्स के। हाँ, ये नोट का सेकंड पॉइंट है बेटा। टिन इज स्लाइटली लेस देन लेड एंड एंटीमनी इज स्लाइटली स्मॉलर देन बिस्मथ। मतलब इनके साइजेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए थे, और इनके साइजेस तो काफी कंपेरेबल हैं। दिस इज ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल स्नेहा, वही वाली बात हम कह रहे हैं कि लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन होना ही था, फैक्ट है ये तो उसको हमने बस नाम दे दिया। एक जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसको हमने नाम दे दिया है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे बार बार हमको उसके बारे में बात करनी हो तो हम सीधे एक वर्ड से सारी बातें एक्सप्लेन कर सकें। ओनली स्लाइटली बेटा, ओनली स्लाइटली। स्नेहा बेटा, एक्टिनियम में क्या होगा? एक्टिनियम सीरीज के बाद ना अपने पास याद है 104 एलिमेंट आता है, एलिमेंट नंबर 104 आता है। तो 104 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली या तो मैन मेड है या फिर रेडियो एक्टिव है। तो उसके बारे में अपन एक्सटेंसिवली इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उन पे ज्यादा, एक तो डेटा नहीं निकालते लोग, दूसरा उन पे ज्यादा स्टडी की नहीं गई है, और ना अपने को उन पे ज्यादा कुछ पूछा जाएगा, तो इसलिए अपन उसको अलग से लिख नहीं रहे हैं। होगा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी, बट दोज एलिमेंट्स आर नॉट एक्सटेंसिवली स्टडीड, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेटा उन पे हमको ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हाँ एग्जैक्टली सही बात है, एक्टिनाइड सीरीज खुद ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की है, काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हाँ भाई, लिख लिया यहाँ तक सबने? एक छोटा सा सवाल और पूछ लूं आप लोगों से, फिर अपन आगे बढ़ें। चलो लेट्स राइट वन क्वेश्चन एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी पे आएंगे डायरेक्ट। लिखो, which of the following pairs of elements have almost similar atomic radius? Which of the following pairs of elements have almost similar atomic radii? Your options are A, zirconium, hafnium; B, molybdenum, tungsten; C, cobalt, nickel; या फिर डी। क्या आएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज ना, ये सारे अभी लिखे हैं अपन ने, याद है? कोबाल्ट निकल सिमिलर लिखा था 3D सीरीज में, और जिरकोनियम, ऑफनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन में लिखा था। बिल्कुल, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, डी। Okay, so this was about sizes
एटॉमिक साइजेस, इसके बाद आप लोग एटॉमिक साइज वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट हेडिंग व्हिच इज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक ही बात है सब लगभग, मतलब एनर्जी एंथैल्पी तो एक ही बात है ऑलमोस्ट, और पोटेंशियल मतलब सिर्फ यूनिट का फर्क है। तो लेट्स राइट आवर नेक्स्ट हेडिंग। कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी है बेटा? ये 5th प्रॉपर्टी है अपनी, है ना? 4 प्रॉपर्टीज हो गई हम लोगों की। पार्थ एक सेकेंड, आई डोंट थिंक सो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। एक सेकेंड। पार्थ बेटा, डेटा तुमने कहाँ से निकाला है? गलत डेटा निकाल के लाए हो फिर तुम मुझे बोल रहे हो। गूगल पे ज्यादा डिपेंड करते हो तुम लोग हैं। कहाँ से आया फ्रेंशियम ग्रेडियंट 348? बताना जरा। पीरियोडिक टेबल चार्ट? कौन सा पीरियोडिक टेबल चार्ट है बेटा तुम्हारे पास? जो भी पीरियोडिक टेबल चार्ट है उसमें डेटा गलत है। सीजियम का रेडियस ठीक है 265, फ्रांशियम का रेडियस आता है 270। अरे कहीं से डेटा नहीं उठा लेना चाहिए। याद नहीं है, लिख रखा है लेकिन मैंने। हाँ विधान 270 ना। तो ठीक है, शुड क्रॉस चेक आर डेटा फर्स्ट। मुझे नहीं पता किसी वेबसाइट पे दिया हो तो नहीं, बट ढंग का डेटा ढूंढोगे तो सिमिलर साइज आ जाएगा, है ना? चलो, डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। 5th प्रॉपर्टी पढ़नी थी अपने को। आई मीन यू कैन चैलेंज ए टीचर, बट एटलीस्ट थोड़ा रिसर्च तो कर लो ढंग से उसके ऊपर। अच्छे से ढूंढना चाहिए कोई चीज। ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। एट टाइम्स आई हैव बीन करेक्टेड बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी कहीं से डेटा रेफर करता हूँ। समटाइम्स यू गेट अ बेटर रिजल्ट डेटा, बट मतलब शुड नॉट डीरेल समथिंग जस्ट बिकॉज यू रेड समथिंग समवेयर। मतलब एटलीस्ट उसका क्रॉस रेफरेंस तो ढूंढना चाहिए अपने को थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़े आगे। टाइम खर्च कराते तुम लोग यार, और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में डेटा दिया है क्या? लेट मी सी। लिखो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। लिखा? हाँ मतलब इसलिए तो फ्रेंडशिप पे ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे हम। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लूंगा। चलो मैं इसको देख लूंगा बाद में, भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एस ब्लॉक में देख लेना अगर किसी को देखने का मन हो तो। एस ब्लॉक चैप्टर में, एक सेकंड रुक ही जाओ। तुम हेडिंग लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वी विल यूज IE इन शॉर्ट फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी और IP इन शॉर्ट फॉर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये लिखो। तब तक लेट मी जस्ट सी कि भाई एनसीईआरटी में फ्रेंशियम का डेटा है क्या। नहीं है? तुमने एस ब्लॉक में देखा था क्या? मतलब पीरियडिक में तो नहीं दिया होगा, एस ब्लॉक चैप्टर में देखा था क्या?
आयुष एटॉमिक में क्या पागल हो गया क्या? एटॉमिक में हाइड्रोजन की रेडियस की बात करी थी, फ्रांशियम की नहीं। इस ब्लॉक में नहीं देखा मेरे, एक सेकंड देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है। विल पुट इट टू रेस्ट, विल पुट द कंट्रोवर्सी टू रेस्ट। ओहो, इस ब्लॉक एलिमेंट्स साइजेस, हाँ भाई, तो एस ब्लॉक में सीजियम का दिया है, फ्रांशियम का नहीं दिया है। और जो बात मैं तुमको कहता रहता हूँ मैं एक बार और दिखा देता हूँ, जस्ट टू मेक इट क्लियर। तुम लोगों को मैं दिखता हूँ कि ठीक ठाक? तो मैं तुमको टेबल दिखा दूँ शेयरिंग ऑफ करे बिना। सो दिस इज हाउ अ टेबल लुक्स, है ना। अब इसमें फ्रांशियम लास्ट कॉलम है, जरा ध्यान से देख लो। फ्रांशियम के बारे में काफी डेटा नहीं दिया, जो मैं तुमको कहता रहता हूँ कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं दिख रहा है तुमको, रुक जाओ एक सेकंड, अब देख लो। तो जो मैं कह रहा था कि फ्रांशियम में डेटा तुम्हें नहीं मिलेगा बहुत सारा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में सारी प्रॉपर्टीज नहीं है। सो द डेटा दैट यू हैव अवेलेबल इज फॉर लिथियम टू सीजियम। तो लिथियम से सीजियम तक का डेटा है, और इसी के बारे में अपन लोग ट्रेंड्स पढ़ते हैं। ये एस ब्लॉक में दिया हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, तो यही मैं तुमको कहता रहता हूँ कि बेटा सब चीजें सब मतलब सारी प्रॉपर्टीज हम सब चीजों पे नहीं पढ़ते, क्योंकि सब चीजों का डेटा ही नहीं है। तो मन से तो हम ट्रेंड बना सकते हैं, लेकिन हम मन से ट्रेंड नहीं बनाते हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा, तो एक्सपेक्टेशन वाली बात कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड साइज ये है, बट देयर इज नो डेटा अवेलेबल, तो हम उसकी बात करते नहीं है। ऑल राइट, तो जब कुछ कंट्रोवर्सी हुआ करे तो कोशिश किया करो कि एनसीईआरटी रेफर करो जहां तक हो सके। ऑल राइट, और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। देयर कैन बी अ मिस्टेक इन मी लुकिंग एट द डेटा, और अ मिस्टेक इन मी राइटिंग डाउन सम सेंटेंस। यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी, बट एटलीस्ट यूज अ गुड रेफरेंस, है ना। आगे बढ़े, चलो मैं थोड़ा टाइम डाल दिया, बट कुछ नया मिला हमको भी सीखने को, कहाँ से देखना है, ठीक है। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैं बार बार फ्रेंडशिप की सारी बातें नहीं करता हूँ। बहुत बार फ्रेंडशिप या रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को हम नहीं बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी कहा था कि एक्टिनाइड्स के बारे बाद के जो एलिमेंट्स उनके बारे में हम जनरली बात नहीं करते हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत है कि डेटा ही नहीं रहता उनका, ठीक। चलो, तो लेट्स मूव अहेड। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको पढ़ते हैं। इस पे सवाल आते हैं, काफी आते हैं, और इसमें भी एक्सेप्शंस आएंगे, बट लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे हमेशा। ये याद रखना बच्चों के एक्सेप्शन अपने को पढ़ने पड़ते हैं, और उन पे टाइम भी देना पड़ता है, लेकिन सवाल ज्यादा जो है वो लॉजिकल ही पूछे जाते हैं, या बहुत ज्यादा ऐसे कॉमन फैक्ट्स जो होते हैं उन पे पूछे जाते हैं। एक्सेप्ट बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस पे सवाल बहुत रेयरली आते हैं, बट पढ़ लेते हैं अपन लोग कि कभी आए तो अपन को पता हो तो अपन कर दें। बट उसका मतलब ये नहीं कि अपन टेंशन लेते रहे कि चैप्टर नहीं आता अपने को, वैसा नहीं करना है। डायगोनल रिलेशनशिप्स मतलब इनको डिटेल में जब अपन ब्लॉक्स पे आएंगे तब पढ़ेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप्स क्या हैं। तो लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप एस ब्लॉक में पढ़ेंगे, और पी ब्लॉक की पी ब्लॉक में, है ना। ब्लॉक्स इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, स्पीड स्लो हो गई है अपनी, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, रेडियस के भी ग्राफ दिए ना, बिल्कुल दिए हैं, देख सकते हो वहां से। मतलब इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ा करो यार, काम की चीज है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको बस देखते रहा करो, इट्स गुड। चलो आगे पढ़ते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। किसी ने भेजी हुई थी मेरे को अभी चैट में डेफिनेशन, बढ़िया किया था। लिखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आयनाइजेशन एनर्जी, पहले भी पढ़ी है अपन ने। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने एटॉमिक में, हाँ डेफिनेशन पढ़ी थी बिल्कुल। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन
from outermost shell of an isolated gaseous atom, electron from outermost shell of an isolated gaseous atom in its ground state is known as its ionization energy, in bracket I dot E, full stop. Next line में, it is always an endothermic process for a neutral atom. In fact, हाँ लिख लो, it is always, next line में, it is always an endothermic process for a neutral atom. What is isolated gaseous atom? बेटा एक अकेला एटम है तो आइसोलेटेड है, अब अकेला है तो सॉलिड और लिक्विड तो हो नहीं सकता। एटम अकेले अकेले तो सिर्फ गैसियस स्टेट में ही होते हैं ना, दूर दूर एक दूसरे से, जहां उनके आसपास कोई ना हो। ठीक है खुशबू? तो आयुष कह रहा था, ये तो अपन ने पढ़ा था बेटा, है ना, एटमिक में भी पढ़ी थी यही बात, डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं कि मान लो आपके पास कोई एक एलिमेंट है जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइसोलेटेड है, गैसियस स्टेट में है, उसको हमने कुछ एनर्जी दी E1, वी गेव सम एनर्जी E1। हाउ इट इज एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसको एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, वो तो न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है, तो उसको न्यूक्लियस से दूर ले जाना चाहोगे तो वर्क करना पड़ेगा ना, एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? बिल्कुल, एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो m कोई एक एलिमेंट का एटम था, उसको आपने एनर्जी दी और उस एनर्जी को लेने के बाद m पॉजिटिव बन पाया और इलेक्ट्रॉन अलग हो पाया। अच्छा, अब अगली बार क्या किया, अब आपके पास ये जो m पॉजिटिव है, सुनना बच्चों, इसको एक बार जरा ध्यान से मेरे सवाल का जवाब देना, फिर उसके बाद लिख लेना। इसको हमने एनर्जी दी E2 और उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, m प्लस में से एक, मतलब m में से एक पहले निकल गया था, अभी दूसरा बाहर निकाला। तो मुझे बताओ कि E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा? हमेशा बड़ा होगा, हमेशा, ऑलवेज, है ना। यहाँ पे कोई ये तो नहीं कहेगा कि सर अगर ये नोबल गैस थी, अगर ये नोबल गैस थी तो उस केस में E1 इज ग्रेटर देन E2, ऐसा कोई कहेगा क्या? है ना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये मुझे पता है मेरे बताने के बाद भी कई लोग बाद में गड़बड़ करेंगे। बेटा अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, सुनना इस बात को, मैं लिखवा दूंगा, सुन लो, लॉजिक समझ लो, मैं लिखवा दूंगा। अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि भाई आपके पास कोई एटम था, उससे एक इलेक्ट्रॉन आपने छीन लिया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले नोबल गैस हो या ना हो, अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल भी था तो उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन छिन गया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन छीनना हमेशा ज्यादा मुश्किल होगा, ऑलवेज। जब भी एक ही एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन के दूसरा इलेक्ट्रॉन या तीसरा निकाला जाएगा तो हमेशा याद रखना कि आप कभी भी ये मत करना कि सर वो उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी पहले वाले की, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन का काम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में कभी नहीं लेंगे हम, कि सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो उसकी एनर्जी सक्सेसिव में नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हटाते जाओगे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो E2 हमेशा बड़ा है, हमेशा याद रखना, E2 इज ऑलवेज 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 ग्रेटर।
कभी दिक्कत नहीं आएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, है ना। तो तुम सवाल करते वक्त वहां पे ये मत याद दिलाना कि सर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आयनिक एनर्जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ही बता देता हूँ तुमको, है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद लिख लेना, बस एक एग्जांपल लिख लें भाई। सोडियम, अरे सोडियम जो है, इसमें से इसको कुछ एनर्जी दी तुमने E1, तो ये बना Na+, Na+, ये था 3s1, ये है 2s2 2p6, फिर इसको तुमने एनर्जी दी E2, तो ये बना Na+2 2s2 2p5, ठीक। फिर Na+2 को तुमने एनर्जी दी कुछ E3, तो ये बन गया Na+3 2s2 2p4। कैलकुलेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट कैलकुलेट दिस। तो बेटा E1, E2 और E3 में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी? E3, है ना। E3, बिना सोचे समझे, बिना ये देखे कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखना ही नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन देखना ही नहीं है तुमको, है ना। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में कभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है। E3 इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज बिगर। उससे छोटा कौन सा होगा? E2। और सबसे छोटा कौन सा होगा? E1। बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई जो मैं कह रहा था कि क्या गड़बड़ नहीं करनी है फ्यूचर में। ये नहीं सोचना कि सर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसलिए E2 जो है वो E3 से बड़ा हो जाएगा और ये ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, ये नहीं करना है अपने को। दिस इज नॉट राइट, ठीक। अब तो नहीं करोगे गड़बड़ आगे फ्यूचर में? करोगे तो सही, बट डांट सकूंगा मैं तुमको। अब तुमने गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें खूब डांटूंगा। इसके पीछे रीजन क्या है? लॉजिकल सी बात है बेटा। तुझसे किसी ने एक चॉकलेट छीन ली, तेरे पास 11 चॉकलेट थी, है ना। तुझसे किसी ने एक चॉकलेट छीनी आके, तो उसको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी, फिर तेरे पास 10 चॉकलेट हो गई, तो तू थोड़ा संतुष्ट है कि ठीक है चलो, मैं 10 चॉकलेट चाहता था कि 10 चॉकलेट रहे, एक और एक्स्ट्रा चॉकलेट थी, कोई ले भी गया तो ठीक है, आसानी से तो नहीं दूंगा बट चलो ले गया, है ना। अब यहाँ अगला जो आया तुझसे चॉकलेट लेने, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पहले वाले से। पहले वाले को तो मिल गई चॉकलेट, लेकिन दूसरे वाले को तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब 10 तुमको एक बढ़िया नंबर लगता है, तुम्हारा मन था कि तुम्हारे पास 10 चॉकलेट हो, तुम चाहते थे कि 10 हो, बट ठीक है उसने बहुत मेहनत करी तुमसे चॉकलेट लूटने में और वो एक चॉकलेट ले गया, तो अब तुम पे 2 चॉकलेट कम हो गई, +2 चार्ज आ गया, है ना। तो अब ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट नंबर भले ही खराब हो गया हो 10, क्या तीसरे वाले को आसानी से चॉकलेट दे दोगे क्या तुम? मतलब सेकंड वाले के कंपैरिजन में इसको कम एफर्ट लगेगा क्या थर्ड वाले को? ज्यादा ही एफर्ट लगेगा। और ये थोड़ा सा डायग्राम अगर इमेजिन करो तो देखो बहुत लॉजिकल सी बात है। कैसे लॉजिकल सी बात है? देखो जरा इधर इधर देखना, बहुत लॉजिकल सी बात है। न्यूक्लियस में आपके पास 10 प्रोटॉन है, ठीक है, और पहले आपके पास, सॉरी 11 प्रोटॉन है, अपन सोडियम की बात कर रहे हैं, और आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10। इन पे अट्रैक्शन बढ़ गया कि कम हो गया, ये बताना। बढ़ गया। तो यहाँ एनर्जी E1 थी, अब जो एनर्जी लगेगी E2 वो ज्यादा लगेगी ना इसमें से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। अब और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो अब और ज्यादा बढ़ गया। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अगर E3 एनर्जी लगती है तो वो और भी बढ़ी आएगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे अट्रैक्शन उतना बढ़ता जाएगा, शील्डिंग कम होती जाएगी, साइज कम होता जाएगा, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत ज्यादा लगेगी, राइट। क्लियर टू एवरीवन? अब तो सबके डाउट क्लियर हैं। अब तो लिख लें हम अच्छे से फटाफट से डायरेक्टली। ठीक है चलो, तो मैं ये हटा रहा हूं यहाँ से,
और हम इस बात को अब लिख लेते हैं प्रॉपरली। बिल्कुल टोटली लॉजिकल। तो इस तरीके से हमने लिखा कि भाई ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जीज लग रही हैं। तो M+3 गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ऐसे अगर हम आगे चलते जा सकते हैं। अब इसमें E1 जो है, इसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1, पहली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ M गैशियस। E2 को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M गैशियस, है ना। गैशियस क्यों सौरभ बेटा? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था किसी ने, जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने समझाया था। तब तुम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? सही बात है रूपांशु। हाँ भाई, तो E2 को हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ M गैशियस कहेंगे। बिल्कुल सही बात है उत्कर्ष। सिंगल एटम विल बिहेव लाइक अ गैस, सही है वैभव, बिल्कुल। और E3 जो है बेटा, उसको क्या कहेंगे अपन? E3 को क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी? 3 ऑफ M गैशियस। अच्छा, इसको और एक तरीके से कह सकते हैं, E2 जो है, एक बात और सुन लो, E2 जो है ये M+ में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना। M का तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन M+ का पहला इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M गैशियस, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ M+ गैशियस, ऐसा भी कुछ जगह लिखा होगा। ये बात समझ आती है लिखने का तरीका? M का दूसरा इलेक्ट्रॉन या M+ का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हमने। सेम लॉजिक से इसके नीचे वाले की बात करेंगे, तो दिस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M+, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ M+2 गैसेस। तो M का तीसरा इलेक्ट्रॉन, M+2 का दूसरा इलेक्ट्रॉन, या सॉरी M+ का दूसरा इलेक्ट्रॉन या M+2 का पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, M का थर्ड, M+2 का सेकेंड, सॉरी M+ का सेकेंड और M+2 का फर्स्ट। दिस इज योर वे ऑफ राइटिंग, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां तक लिख लो। फिर जो बात मैंने समझाई थी उसको भी मैं लिखवा देता हूं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहां तक लिख लिया कि सबने? ठीक है, तो उसके नीचे लिखना है हमको कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 is less than ionization energy 2 is less than ionization energy 3 and so on. Or successive ionization energies are always in increasing order. Successive ionization energies are always in increasing order. तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, these are always in increasing order. लिखा? लिख लो।
सबके लिए। ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट है बेटा खुशबू, ये जो है ये एक एलिमेंट की बात है ना, कोई भी एक एलिमेंट के लिए लिखोगे तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होंगे। एक एलिमेंट के लिए बात है, सोडियम की बात हो रही है तो सोडियम की सारी, है ना, पोटेशियम की बात है तो पोटेशियम की सारी, तो किसी भी एलिमेंट के लिए बात करो ये सही है। ओके, आई होप अब लिख लिया होगा सबने। तो अब फैक्टर्स लिख लेते हैं, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो साइज, तो बेटा साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन जितना दूर उतना उसको निकालना आसान, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, जेड इफेक्टिव पे क्या रिलेशन आएगा भाई, आयनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव का क्या रिलेशन आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्टिव ज्यादा यानी अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा आएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अच्छा, अगर स्क्रीनिंग या शील्डिंग बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, है ना, इनवर्स रिलेशन आएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू सिग्मा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, बिल्कुल। और अगर किसी चीज का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, स्टेबल है, अच्छा चलो रुक जाओ, पहले पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। तो ये बताओ कि अगर किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। अगर किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम, ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। भाई अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया तो कंपेयर करने पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। सक्सेसिव में कंपेयर नहीं करेंगे, सक्सेसिव इज अ डिफरेंट थिंग। हम यहाँ अलग अलग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स में जिसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, स्टेबल है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration, that is P3 is more than P4, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में दिक्कतें ज्यादा आएंगी, तो इसको जनरलाइज करके लिख देते हैं NP3 is more than NP4, या फिर NS2 is more than NS1। और यहां लिख लेना not used in case of successive ionization energies, not used in case of successive ionization energies। तो अब हम इसका जनरल ट्रेंड लिख लेते हैं भाई, कि जनरल ट्रेंड क्या होगा। यहां तक लिखा सबने।
लास्ट पॉइंट मतलब ये, नॉट यूज इन केस ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। क्यों मोहित, इसका बोल रहा है क्या? ये अभी तो समझाया था, इतनी मेहनत करके अभी तो समझाया था। अच्छा पूरा ये तो चल अभी मैं बताऊंगा, अभी एग्जांपल्स कराऊंगा ना तो बता दूंगा, चिंता मत कर कि कहाँ इसका फर्क कहाँ पड़ रहा है, ये सब समझा दूंगा, वो तो अभी एग्जांपल्स में आ जाएगा। चलो तो भाई डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो जनरल ट्रेंड की बात करें अगर, जनरल ट्रेंड ये है कि लिथियम से नियॉन जाएंगे, और थोड़ा जगह रख लेते हैं, तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, बढ़ेगी। है ना, लॉजिकल सी बात भी है कि भाई जब हम लिथियम से फ्लोरीन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती जाती है ना, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है। और लिथियम से सीजियम जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। बिल्कुल। तो इसके बेसिस पे हम कुछ ट्रेंड्स भी लिखना शुरू करेंगे। यहाँ तक लिख लो, कुछ ट्रेंड लिखते हैं, कुछ मैं होमवर्क देता हूँ तुमको कि कहाँ कहाँ दिक्कत आएंगी वो थोड़ा सा देख के आओ। लिखा सब लोगों ने? नहीं लिखा तो लिख लो। नहीं बेटा ईशान, नहीं आएगा रेडॉक्स, अभी अभी कहाँ पढ़ा रेडॉक्स तुमने, बिना पढ़े कैसे आ जाएगा। हाँ भाई, तो अब ग्रुप्स में कुछ ट्रेंड लिख लेते हैं, तो जहाँ दिक्कतें नहीं है वहां तो लिख ही लेते हैं, जिन ग्रुप में दिक्कत आएगी वहां देखेंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, इनमें तो दिक्कतें नहीं है मतलब। तो ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. 17 is fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. 18 is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। radon में से रेडियोएक्टिव, ठीक है लिख लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज इंक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। नहीं आएगा ईशान, रिडॉक्स नहीं आएगा टेस्ट में, चिंता मत कर, नहीं आएगा। लिखा? स्नेहा बेटा वही बात जो मैंने पहले कहा था, लास्ट पीरियड एलिमेंट्स एक तो देखो पी ब्लॉक में तो लिखने ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है लास्ट पीरियड के एलिमेंट्स पी ब्लॉक के। ठीक है, मैन मेड है, उनके बारे में पता नहीं है ज़्यादा, वो नहीं लिखते। इधर भी जो दोनों हैं, फ्रेंशियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिव हैं, इनका डेटा नहीं है, अभी क्लास में दिखाया था तुमको एनसीईआरटी में, तो इनको अपन नहीं लिखते। वैसे तो इसको भी नहीं लिखना चाहिए, बट ठीक है लिख दिया अपन ने। यहाँ तक लिखा सबने? तो मैं कुछ होमवर्क दे दूं, रीड क्या करना है आपको। आपको एक तो ये ढूंढना है कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में क्या ट्रेंड बनते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के, है ना, इनमें थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा।
तो इनके ट्रेंड देखो, कोशिश करो ढूंढने की, और पीरियड में क्या ट्रेंड बनते हैं वो देखना है। पीरियड 2 एंड 3 में भी कुछ दिक्कतें आएंगी, ये भी थोड़ा देख के आओ। तो इसको थोड़ा पढ़ो। और एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या क्या होंगी, मेटालिक कैरेक्टर और डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी वगैरह थोड़ा सा रीड करो। गूगल सर्च कर सकते हो, लेकिन गूगल पे डेटा कहाँ से देख रहे हो ये थोड़ा देख लेना। कई जगह क्या होता है, लोग कोरा के डेटा उठा लेते हैं। अब कोरा पे किसने सही लिखा है किसने गलत लिखा है किसी को पता नहीं होता। तो यू कैन डू गूगल सर्च, लेकिन उसमें डेटा कोई ढंग की जगह से लेना, अगर लेना है तो। विकीपीडिया पे काफी डेटा ठीक है, विकीपीडिया इज फाइन। तो भाई एक सेकंड बता दो, आज लिख लिया सबने यहाँ तक? तो लेक्चर हम रोक लें फिर यहाँ? बिल्कुल ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये कर लो। आज के लिए थ्योरी अपन इतनी रख लेते हैं।